नमस्कार दोस्तों। जब डेवलपिंग कंट्री की अगर बात करें तो रेमिटेंस मतलब कि जो जिस कंट्री के लोग हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं और वो जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो वो जो रेमिटेंस होता है ना वो बहुत निर्भर करता है और इंडिया उसमें टॉप कर रहा है। 100 बिलियन के आसपास इंडिया का जो रेमिटेंस है वो होने वाला है या फिर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की कि जब जो पिछले साल जो या फिर कहे कि जो पिछला रेमिटेंस उनका आया था उससे तकरीबन तकरीबन 20% की कमी आई है। मतलब 1/5 यहाँ पर कम हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की वैसे ही बजी हुई है, ऊपर से भीख मांग मांग कर चला रहा है। ऊपर से इस टाइप की जब सिचुएशन होगी कि जब जो रेमिटेंस आ रहा है वो भी कम आएगा। मतलब गवर्नमेंट को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब इतना पैसा आएगा तो वो होता तो लोगों का है लेकिन वो यूज गवर्नमेंट कर लेती है। तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि ऊपर से इन्वेस्टमेंट तो कोई आ नहीं रहा है। पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो फिर बाहर का कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा। और रेमिटेंस के नाम पर जब ये कटौती शुरू हो चुकी है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो विघटन हो रहा है पाकिस्तान का उसमें आखिरी कील है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेज हैं यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान, ये दिसंबर में 19% कम हो गया। लगभग 1/5, लगभग 1% शॉर्ट ऑफ 1/5 ये कम हो गया है और 2 बिलियन पे आ गया है ये। तो इनको ये करीब हो सकता है ये चाह रहे हों कि ये करीब 2.5 बिलियन तक होता, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए वहां तक। 240 तक शायद पहुंचता, 240 250 वो नहीं पहुंचा, वो 2 पे आ गया, कम होता जा रहा है। ये क्यों होता है? देखिए, एक तो ये है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अब ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करूं। और जब पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो बाहर वाला जो है वो कहता है यार ये खुद ही नहीं कर रहा अपने मुल्क में इन्वेस्ट, तो हम क्यों करें। दूसरी चीज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है यार पाकिस्तान में दोस्तों। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जबरदस्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कैसी है? वो इस तरीके से है कि सब एक दूसरे के गिरेबान पे सबका हाथ है, सब लोग नोच रहे हैं बोटियां। सब लोग ये चाह रहे हैं कि हम ये भी कर दें, वो भी कर दें, ऐसा भी कर दें, वैसा भी कर दें। दुनिया भर की चीजें मतलब उनकी चल रही हैं पाकिस्तान में। कोई ऊपर है प्राइम मिनिस्टर को नीचे खींच रहा है, वो असेंबली डिसॉल्व कर रहा है, पंजाब की होगी नहीं होगी। तो ऐसे माहौल में जहां पे कुछ सर्टन नहीं है, और इनको क्या लग रहा है इमरान खान को? इमरान खान ने बोला था आप मुझे अगर निकाल दोगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब उसकी बड़ी फेमस स्पीच है कि अगर आप मुझे निकाल दोगे मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और ये नून लीग वाले या पीपीपी वाले ये जब ऑपोजिशन में बैठेंगे कि ये खतरनाक नहीं होंगे, ये और खतरनाक हो जाएंगे। इनका तो स्ट्रीट इमरान खान के साथ वो लौंडे लफाड़े टाइप के लोग हैं जो ट्विटर पे हैं, 17 18 19 20 साल के, जिनकी अभी भी मूंछें निकल रही हैं, जिनको अभी अभी जवानी चढ़ी है, गालियां देते हैं लेडीज को ना, इस टाइप की जो छिछोरे टाइप की हरकतें होती हैं, वो इमरान खान के ज्यादातर सपोर्टर है। ज्यादातर जो उनका सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं इमरान खान की। लेकिन अगर आप ये देखें नून लीग का और ये पीपीपी का, इनके पास भी बड़े सारे गुंडे बदमाश हैं। और रूरल पंजाब में तो यार जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसका बड़ा होल्ड है। और ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम रही है, जो प्रधानमंत्री बनेगा उससे इनका मूड खराब हो जाएगा। जैसे इंडिया में मोदी जी हैं तो लोग कहते हैं कि 85-90% लोग बड़े खुश हैं मोदी जी से। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अभी इमरान खान को अपना ना भगवान खुदा मान के चल रहे हैं लोग। इमरान खान खुदा है हमारा, उसी के कदमों पे हमने सजदा करना है। सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जिस दिन इमरान खान बनेगा, जिस दिन इमरान खान बनेगा प्राइम मिनिस्टर वापस, और मैं चाहता हूं बने, भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, ये एक हफ्ते के बाद इमरान खान को गाली देना शुरू कर देंगे कि गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। मैं बता रहा हूं आपको, पहले भी नारा लगता था गो नियाजी गो, नियाजी गो हो गया, अब नियाजी प्यारा हो गया। जो गद्दी पे बैठता है वो शापित है पाकिस्तान में। ये आज मैं आपको बता दूं, मैं तो पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली स्टडी करता हूं। जो गद्दी पे बैठ गया भाई वो गया, फिर पब्लिक उससे नाराज हो जाती है, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा करे। तो इमरान खान के साथ भी यही होने वाला है। अच्छा दोस्तों, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेसमैन है और उन कांग्रेसमैन का नाम है रिच मैककॉर्मिक। ये करीब 54 साल के हैं और इन्होंने जो भारत के लोग हैं वहां पे, जिनको हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो वहां पे रह रहे हैं अमेरिका में, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, किन्हीं के पास ग्रीन कार्ड है, कुछ काम करने के लिए गए हैं वहां पे। तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहा है। पॉलिटिशियन है ये रिच मैककॉर्मिक। ये बता रहा है कि इंडियंस जो हैं, जो हिंदुस्तानी मूल के लोग जो वहां पे अमेरिका में रहते हैं, दे
are only 1% of America. एक्चुअली स्लाइटली लेस देन 1% है, लेकिन आप मान सकते हैं राउंड ऑफ करके कि 1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन है, 1% वो भारतीय है। लेकिन 6% टैक्स वो लोग देते हैं, यानी कि 6 गुना ज्यादा किसी और से। अगर आप एवरेज ले लें अमेरिकन की, 6 गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। ये कहता है दे आर अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स एंड दे डू नॉट कॉज प्रॉब्लम्स, दे फॉलो द लॉज। देखिए ना, ये मैं कई बार कह चुका हूं, ये जो हमारे एनआरआईज हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप, पूरे यूरोप में, कहीं भी दुनिया में, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। और ये कैसे होता है, मतलब ये होता है संस्कार से। आप कभी भी देखिएगा, मैं किसी और मुल्क को, किसी और देश को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, फिर फ्रांस के अंदर राइट्स हो गई, इमिग्रेंट्स ने वहां पे तोड़ा फोड़ी कर दी, आग लगा दी, पता नहीं किस चीज को लेके। जिस मुल्क ने उनको पनाह दी है वो अपने मुल्क में परेशान थे, अपने मुल्क से भाग कर आए फ्रांस, राइट? या यूरोप में, ये तो यूरोप में बहुत कॉमन है, और वहां पे पनाह ले रहे हैं, वहां पे बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, वहां पे सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, लेकिन मौका आते ही जिसके वो मेहमान हैं, जिस मुल्क के, वहां पे आग लगाने में सबसे आगे। ये काफी ऐसा होता है, काफी देश के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें ऐसे लोग चाहिए। ये रिच मैकॉर्मिक जो है, ये कह रहा है कि ऐसे लोग चाहिए हमें भारत में, बिकॉज अमेरिका, दोस्तों समझिए, इट्स अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। पहले तो वहां पे रेड इंडियंस थे, जो रेड इंडियंस हुआ करते थे वहां पे, नेटिव अमेरिकन भी उनको बोला जाता है, और उनको अमेरिकन इंडियंस, इंडियन अमेरिकन, हम लोगों को, मतलब जो भारत के मूल के हैं, और अमेरिकन इंडियंस उल्टा फिर। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये लोग जो है ना, पहले वहां पे थे, फिर यूरोप से सेटलर्स आए, दुनिया भर से वहां पे सेटलर्स आए, और जितने भी वहां पे व्हाइट्स हैं, गोरे हैं, वो तो ज्यादातर यूरोपियन मुल्कों से ही आए वहां पे, और अमेरिका को उन्होंने बसा दिया। फिर वहां पे स्लेव ट्रेड हुई, और वहां पे फिर अफ्रीका के मूल के लोग आए, वहां पे एज स्लेव्स लाए गए, वहां पे चाइनीज लाए गए, सब कुछ लाए गए। जो इंडियंस गए ना, ये एजुकेशन के उस पे गए। ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो एजुकेशन के अपने दम पे, अपने बलबूते पे गए, अपने क्वालिफिकेशन के, अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस के बल पे। इसलिए वो कह रहा है कि हैं वो सिर्फ 1% है, लेकिन पूरे देश का 6% वो टैक्स देते हैं। 1 में से 5 कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बता रहा है जो कांग्रेसमैन, ये इसके वर्ड्स हैं कि 1 में से 5 तो डॉक्टर इंडियन है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, राइट? यानी कि आपको ये नहीं दिखेगा कि हिंदुस्तानियों ने कोई डाका डाल दिया, बैंक रॉबरी कर दी, कुछ वहां पे मर्डर कर दिया, मतलब कभी किसी का वन ऑफ केस कोई डिस्प्यूट हो गया, वो अलग चीज है। बट जो ओवरऑल इंप्रेशन है इंडियंस का कि दीज पीपल फॉलो द लॉ, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, अपनी इज्जत करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, दे फॉलो द लॉ, इंटीग्रेट हो जाते हैं। कई कम्युनिटीज इंटीग्रेट नहीं कर पाती। अब हिंदुस्तानी है वहां पे, उसके हिंदुस्तानी भी दोस्त होंगे, उसके गोरे भी दोस्त होंगे वहां पे, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। और अक्सर पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन होता है कि देखिए भारत के जो एनआरआईज हैं ये इतना क्यों सक्सेसफुल हो गए, और हमारे एनआरआईज इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। उसका यही कारण है, आपने बचपन में सुना होगा, और ये मैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है मैं उसको भी बोल रहा हूं, और जो पाकिस्तानीज हैं जो अक्सर मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि यार मेजर साहब ये चक्कर क्या है कि इंडियंस इतने सक्सेसफुल वहां पे। ये पढ़ाई लिखाई से लेना देना है इसका डायरेक्टली। मिडिल क्लास वैल्यूज हैं जो इनके माँ बाप ने दी हैं, जो बाहर गए हैं, मिडिल क्लास वैल्यूज, और पढ़ाई लिखाई, एक फोकस है एजुकेशन पे। जो हमारा कल्चर है वो माँ बाप वही वैल्यूज देते हैं जो कल्चर है, मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है वो फॉलो करते हैं। वो तो उसमें तो है ही, वासुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, मानते हैं लोग, कई लोग मानते हैं, तो जाते हैं, देन दे बिहेव लाइक दैट, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं, सबसे मिलजुल के रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इसलिए आप देखेंगे कि दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो जो पाकिस्तानी मुझे लगातार बोलते हैं ना कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि खेलना कूदना नीचे पर, लेकिन पुरानी कहावत है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको चेंज करके बताता हूं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे कबाब। ऑलराइट पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसलिए पढ़ो लिखो, अपने संस्कार ठीक करो, और आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। सारा खेल संस्कारों का है,
वैल्यूज का है, एजुकेशन का है। जो इंडिया की टोटल स्टोरी है ये यही है, यही है ये जो माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। इसके अगर आप एजुकेशन निकाल दें, भारत का जो एक पैशन है, जिसको कहते हैं ना कि जुनून के तौर पे जो इंडियंस फॉलो करते हैं एजुकेशन को, मैं सिर्फ आईआईटी आईआईएम्स की बात नहीं कर रहा, सभी के साथ यही हाल है यहाँ पे, राइट। जिस जुनून की तरह वो एजुकेशन को फॉलो करते हैं और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे ले जाते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाते हैं, अपनी जो जो मान मर्यादाएं हैं, जो अपना जिसको कहते हैं संस्कार हैं, अपनी वैल्यूज हैं, उसको आगे ले जाते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद है, यही है इंडिया का मामला। तो आप जो ढूंढ रहे हैं ना कि क्या है जो इंडियन सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।